सर जगदीश चंद्र माथुर। निबंध ओ सदा नीरा। यह निबंध बोलते क्षण से लिया गया है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी से उतरकर मानव मानो शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकती सी बातें। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वसना कर दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वंशरी के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी। अब वे किलकती नहीं, या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों उन्मत्त यौवना वीरंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। मसान, सिकराना, पंडई भुजाएं फैला फैलाकर उसी मानव के पौरुष को ललकारती हैं जिसने उन्हें निर्वस्न किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, उन्होंने रामचरितमानस में कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ संयमित थी। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महावन, जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी वंशरी की प्रतिमाएं हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नान्यदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और फिर यहीं बस गए। इसी तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं। कर्नाट वंश के राजा हरिसिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है। यूँ चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियां यहाँ आकर बसी। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द से थार राजस्थान से निकला मानते हैं। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए। वहाँ से आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है, जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए और उसके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगड़ मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी में,
दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग भी इसी जाति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग है। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते थे, किंतु संपदा के में भागी ये कभी न बन पाए। आने वालों का तांता बंधा ही रहा। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं और धांगड़ों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी है। बिछड़ी माता की सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उड़ेला। इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकी जिसका हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगड़ों का नर्तन, पूर्व बंगालियों के पुनर्वासित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीक से बनाया जाता है, कई तरह के रंगों और डिज़ाइनों के साथ। सीक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती। झोपड़ी में प्रकाश के लिए दीपक और उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मून से बनाए जाते उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ता। किंतु सबसे मनोहर था नववधु का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधु जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है, जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सीक की कलापूर्ण टोकरी के में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथ से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है तो सीप की वेणियां रजत कंकड़ों की भांति झंकृत हो उठती हैं और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेव कराने जा रही है। इस मधुर और स्निग्ध संस्कृति की अपेक्षा धांगड़ों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे और आम नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगड़ों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी। भाषा में भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं और गीतों की मधुर व्यंजना के बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। रीछ, शेर, हिरण इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिलमिल कुदक रहे हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठ गए और निर्बंध नर नारियों की आदिम किंतु सुषमा भरी झांकी मिली। और इसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गूंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी चंपारण के खलियानों और जंगलों में। बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की ऊर्ध्वतानें छोटी होती जाएं, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियां मुखर हो उठें। उल्लास। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है, किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया।
नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियां खड़ी हो गई। किसानों ने जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्टा जमीन में 30 कट्टा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों का इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह ज़बरदस्ती चलती रही और तिनकठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदार को दें। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इस नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से इलाज के लिए वसूली होती। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। भीषण आतंक था एमन साहब का। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे, वे सभी साहबों की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचे, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और यूं बरसों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। स्वातंत्र्य युद्ध के महानाटक के उस नांदी पाठ में मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 1962 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लेने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने पे सुहागा मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, एवं श्री हरवंश सहाय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही श्री रामदयाल शाह और श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई, किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। यह गांव अमोलवा के निकट है, जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था। हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बड़हरवा, मधुबन और बितिरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से।
बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ रहे। भितेरवा के अध्यक्ष थे व्योवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहाँ पुंडलिक जी गए। स्वयं कस्तूरबा भितेरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इस स्कूलों में किसी तरह का नपातुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौनी बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएं जो सुसंस्कृत हों और चरित्र जिनका निष्कलुष हो। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करें, उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही, गांधी जी के इन आदर्शों को भितेरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। उसी भितेरवा में मैं पहुंचा हूं, और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी। सन 17 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, भितेरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उस अग्निशिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मठ में महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमएन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। बाद में खपरेल का भवन बना, जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले, जो पुंडलिक जी से सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उससे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता उनके गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों के कालियापन करते थे। गांधी जी ने उसे दुर्भेद्य अंधकार को चीर दिया। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदयंगम नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है।
एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी ना हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए हैं। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अतिरंजनापूर्ण। आजकल का ज़माना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देती। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूलि धूसरित पड़ा है, जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की है भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? बीतीहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ। एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल, पुष्ट मौर्य कला के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, कुशीनगर, लोरिया, नंदनगढ़, अर्राज, केसरिया, चांदकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निस्संदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया। 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्तकार स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहाँ एक छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लोरियानंदगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में अरिराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। पशुवध की मनाही की गई। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर में गगनस्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी किंतु करुणार्ध स्वर की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है। लोरियानंदगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी, और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु, भिखना शब्द से साम्य देखिए, जाते थे लुम्बिनी और नेपाल। फाहियान और ह्वेनसांग भी इसी पद से आए हैं। लोरियानंदगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लोरिया के दक्षिण में अरिराज, अरिराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर
गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी, गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए। बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्रकानन समर्पित किया था और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसा लोटन की महत्ता को भूल से गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई है। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती, वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहाँ कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। वर्तमान और अतीत की आद्यांतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्म्यों और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी हैं, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांधीर्य इसे सुहाया ही नहीं। तब अतीत की कौन स्मृतियां गंडक ने छोड़ी हैं? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते, कहीं उतले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी शिष्य श्यामला धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। चौर उथले ताल हैं जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे ताल हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्छृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण हैं मानो ये मन और चौर। बाढ़ आए, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। पुराने पथ पर रह गए ये चौर और मन, जिनके गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय में स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गए। ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचे एक मनोरम जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपनी साम्राज्य फैलाए हुए था। बेतिया राज्य ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वनपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल ताल, बीच में द्वीप और 3 और जलराशि। नौका विहार को निकले। नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। नौका आगे बढ़ी। सामने रजत राशि निस्सीम, बाएं तरफ द्वीप और कमलपत्र और दाएं घने वृक्ष, जिनकी छाया मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते रहे हैं और इस तरह सरैया मन के जल का वैदिक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहा है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मांगते हैं।
सरैया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीरथ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी इन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहाँ मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहाँ एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपाय खंडर नहीं है, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नए कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीरें हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिम नहर, 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर और देवरिया जिले में, और शेष बिहार के सारण जिले में। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तिरहुत के विशाल क्षेत्र की आबपाशी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस बनेगा। भैंसा लोटन से ये नहरें निकलेंगी और वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ ज़मीन की आबपाशी इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जमीन केंद्र जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वक्षस्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे, और मैं सोच रहा हूँ शायद युग युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुंह में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुषयुक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राणकर्ता चक्र है। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप की के विधाता हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें या ना करें, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी नींव बहुत गहरी है। इसे तू ठुकरा ना पाएगी।